जय हिंद साथियों, आप सभी को करवाने वाला हूं मैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट जो आपको पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आज आपको लेके आया हूं। मतलब सारे के सारे जो मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हुए हैं जो आप लगातार मॉक में देखते आते हो। जैसा पैटर्न आपका एग्जाम का रहता है सेम पैटर्न मैं आपको करवाऊंगा। कुछ खास बात बता देता हूं क्या कि क्वेश्चन को कोशिश करेंगे हम कम से कम समय करने में, ठीक है। मैं आपको डिस्कस करूंगा जो बेस्ट अप्रोच रहेगी, क्या बेस्ट अप्रोच आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी। क्योंकि क्वेश्चन करना तो आप कहीं से भी सीख जाओगे, लेकिन एग्जाम की अप्रोच क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। मेथड बेस्ट रहेगी, कैलकुलेशन करने का तरीका बेस्ट बताऊंगा और टाइम सेविंग मेथड बताऊंगा, जिससे आप कम से कम 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा बता सकते हो अपने एग्जाम में। इतने शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, क्या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो कॉन्सेप्ट भी आप सीखोगे। उसके साथ में उसमें क्या मेथड यूज हुई है वो मेथड भी आप सीख जाओगे। और कैलकुलेशन का बेस्ट तरीका क्या होता है, इन सभी की सभी चीज़ों को मैं आपको सिखा दूंगा। विश्वास मानिए, इस क्लास के बाद आपको कुछ ना कुछ फर्क जरूर दिखेगा। जब भी आप मॉक दोगे, जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपके मॉक टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं अभी मैथ्स में, एक आपको बहुत तगड़ा चेंज देखने को मिलेगा। विश्वास मानिए, बस आपको एक क्लास कंप्लीट देखना है। इसमें मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन छांट के लेके आया हूँ। बेस्ट मेथड डिस्कस करूंगा, बेसिक से बताऊंगा, फिर टाइम सेविंग तरीका कैसे बेस्ट करना है वो तरीका बताएंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और स्टार्ट करूंगा मेरे पहले क्वेश्चन को। एक बार पढ़िए, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, कम आता है लेकिन सिंप्लीफिकेशन में इस क्वेश्चन को मान लिया जाता है। क्या ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का हो जाता है? किसका सिंप्लीफिकेशन? और एसएससी जीडी में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है। अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन आप देखोगे ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का दिखता है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो अब एक बार आप इसे करके दिखाओगे, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन करना, बस आपको एक बार समझना है, तरीका देखिए, फिर आप कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे, ठीक। देखना, अब समझना क्या कह रहा है, देखना। 428 गुणा 428 गुणा 428 मतलब 428 का क्यूब, 348 का क्यूब, 428 का स्क्वायर, 348 का स्क्वायर और 428 गुणा 348, ठीक है। क्या ये आपको देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि ए क्यूब लिखा है ऊपर, नीचे बी क्यूब लिखा है ऊपर, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर? ठीक है, बताइए क्या आपको देखने में ऐसा नहीं लग रहा? सर बिल्कुल लग रहा। क्यों लग रहा है? देखना, ए की जगह इसमें यूज हुआ 428, बी की जगह यूज हुआ 348, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यूज हुआ है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है ये आपको बताना। मैं आपको बता दूं, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। ये फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक है, 7 to 8 क्लास में पढ़ाया जाता, तो ये फॉर्मूला आपको मिस नहीं करना है, ये याद कर लेना है। ये कॉन्सेप्ट है, इसे आप याद कर लोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नीचे वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिखी, ठीक है। बस आप इसे काट दीजिए, एंड में मेरे पास केवल a प्लस बी बचेगा। क्या बचेगा? a प्लस बी, मतलब कि बस आपको a की वैल्यू 428, b की वैल्यू 328, इन दोनों को जोड़ दे दी, 8 और 8 16, एंड का डिजिट 6 आएगा। इसमें एंड में 6 नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, केवल ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल है। आप इसमें ऐड भी नहीं करोगे, पूरा याद रखना। क्या जो थोड़ी थोड़ी जो मात्र सेकंड बताए जा रहा है ना, जो 5 से 10 सेकंड आपने बचा लिए, क्या 428 348 को मैं जोड़ता हो सकता है, थोड़े 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लगते, उस चीज को मैंने सेव कर लिया कि 8 और 8 6 होता है, एंड में 6 आया, तो ये भी मेरे लिए बहुत शानदार मेथड हो जाएगी, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, या चाहो तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। इसकी वैल्यू a प्लस बी होती है। कैसे याद करोगे? बीच में प्लस लगा है, बीच में प्लस आएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला और बताऊंगा मैं इसी पर, देखना। एक फॉर्मूला ये भी होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। सेम उसका रिवर्स है ये, क्या सेम उसका रिवर्स है ये, क्या देख लीजिए। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये सेम उस वाले क्वेश्चन का रिवर्स है, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ गया
तो यहाँ पर भी माइनस आ गया, यहाँ प्लस था उसमें तो माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप ऑब्जर्व कर लेना, याद कर लेना, एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ आप एक जगह नोट डाउन करते जाओगे, जो चीज़ याद है वो उसका रिवीजन होगा, जो चीज़ याद नहीं है वो नई चीज़ सीखी जाएगी। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने का एक फ़ायदा मैं बता देता हूँ आपको। जो मॉक टेस्ट आपके द्वारा लगाया जाता है उसमें कुछ चीज़ बेनिफिशियल जो आपको होती है। पहली चीज़, जो टाइप आप छोड़ देते हो वो टाइप आपका कवर हो जाता है, जो टाइप आप छोड़ देते हो वो टाइप कवर हो जाता है। दूसरा, मिससेलेनियस चीज़ें क्या होती हैं वो आपकी कवर हो जाती है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपके सीखने को मिलते हैं आपको मॉक टेस्ट में। जरा इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं इसे करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका HCF 4 है, उनका LCM बताइए। ठीक है, मैं एक बार बेसिक से बताऊंगा फिर डायरेक्ट तरीका बताएंगे। ठीक है, 2 संख्या मैंने ली, कोई भी 2 संख्याएं हो वो इस फॉर्मेट में रहती है, h इंटू एक्स इंटू एच इंटू वाई। ये फॉर्मेट कैसा है जरा ध्यान से समझना। h एक ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन है, h एक ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन है। जनरली कुछ ना कुछ कॉमन रहता है, जैसे मैंने लगा 16 और 18, इनमें क्या कॉमन है, मैंने देखा सर इनमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक है, तो इनका HCF 2 है, मतलब जो h कॉमन है दोनों में वो HCF होता है, दोनों में कॉमन वैल्यू उसे HCF बोला जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद ये जो x और y बचा इन्हें बोलते हैं हम को प्राइम संख्याएं, को प्राइम संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, देखना इनका जो HCF होता है, HCF होता है वो होता है H। ठीक है, और LCM जो होता है इनका, जो LCM होता है इनका वो होता है H भी होता है और X भी होता है और Y भी होता है। ठीक है, ठीक है, ये आप समझ गए। ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, 2 नंबर का कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए और ये 2 चीज़ें आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन की तरफ, बड़े ध्यान से समझना। जब भी ये 2 रेशो दे रखा होता है, जब भी 2 संख्याओं का रेशो दे रखा होता है तो उसे हम बोलते हैं रेशो ऑफ को प्राइम नंबर। ये रेशो है, ये को प्राइम नंबर का रेशो होता है। क्या को प्राइम नंबर का रेशो होता है 5:4। को प्राइम मतलब सहभाज्य संख्याओं का ये अनुपात दे रखा है। ठीक है, मेरे से पूछा LCM मैंने आपको बता दिया, जो LCM है वो होता है H X Y। H मतलब HCF 4, X मतलब 5, Y मतलब 4। तो बताइए 4 चौक 16 पंजे 80, तो क्या इसका LCM 80 नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या इसका LCM 80 नहीं आएगा? बस मुझे ये बता दीजिए आप, क्या इसका LCM 80 नहीं आएगा? सर बिल्कुल, इसका LCM हो जाता 80। मतलब आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, H गुणा X गुणा Y इसका आंसर होता है LCM। इतनी बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर आपने कोई भी प्रीवियस ईयर बुक परचेस की हुई है या फिर आप कहीं पर मॉक टेस्ट लगा रहे हो रेगुलर, तो आपने 101% ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन क्राइड कीजिए। ठीक है, आपको सीधा सीधा पता किया कि प्रॉफिट एंड लॉस का लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन डिस्काउंट से होता है। क्या एक क्वेश्चन डिस्काउंट से पूछा जाता है? पता है आपको? बिल्कुल पता होगा आपको ये चीज़। ठीक है, नहीं पता तो अब मैंने बता दिया, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये देखिए एक बार ये वाला ट्राई कीजिए। ये वाला ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, ये भी प्रॉफिट लॉस का शानदार क्वेश्चन है, एक बार समझना। जो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। क्या जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा उस कॉन्सेप्ट को याद रखना है आपको। ठीक है, देखना, देखिए, एक घोड़े को 20% के लाभ पर 6,000 रुपये में बेचा गया। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? ठीक है, मैंने मान लिया ये एक लाइन है, यहाँ पर घोड़ा खरीदा गया, ये CP हो गया, यहाँ पर घोड़ा खरीदा गया। ठीक है, ये CP में खरीदा गया। ठीक है, 20% का लाभ कमाया जा रहा है। मैं मान लिया मैंने कि ये 20% का लाभ है। 20% मतलब आपको पता है CP जो होता है वो 100% होता है। CP जो होता है 100% होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब 120% में उसे बेचा जा रहा है। घोड़े को 120% लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक है, 120% लाभ में जब वो 120% लाभ कमा रहा है, 120%, तब उसे 60,000 में घोड़ा बेचना पड़ रहा है। कितने का? 60,000 रुपये का। 60,000 रुपये का घोड़ा बेचना पड़ रहा है, 60,000 का।
ठीक है। लेकिन वो कह रहा है नहीं, मुझे अभी 20% लाभ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मुझे 30% लाभ मिले, मुझे जो मैंने घोड़ा बेचा है मुझे 20% लाभ नहीं चाहिए, मुझे 30% लाभ चाहिए। अगर मैं 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए किसी बिजनेस में तो मुझे 20 रुपये मिल रहे हैं, क्या मुझे 20 रुपये रिटर्न में मिल रहा है, मुझे 20 रुपये नहीं चाहिए, मुझे 30 रुपये कमाना है। तो आप बताओ घोड़े को कितने में बेचना जाना चाहिए, बताइए। 100 का घोड़ा था, 30% लाभ चाहिए, तो अब इसे यहाँ पर बेचना पड़ेगा, उसे कितने में, 130% में बेचना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये बन गया, जब मैं 120% लाभ हो रहा था तब, जब मैं इसे 60,000 का बेच रहा था, अब जब मैं इसे 130% में बेच रहा हूँ तब मुझे कितना लाभ होगा, ये चीज़ बताइए। क्या ये यूनिटरी मेथड नहीं बन गई क्या? 120 की वैल्यू 60,000 तो 130 की वैल्यू कितनी, देखना देखना, एक ही जीरो है, ये 12 है, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 12 पंजे 60 और 3 जीरो लग गई, एक जीरो तो यहाँ पर 3 जीरो लगा दीजिए, 65,000। बस ये बताइए क्या ये तरीका आपको समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आया। नहीं आया तो एक तरीका और बताऊंगा, क्या कि जो 120 है ना, 120% उसकी वैल्यू 60,000 है। क्या जो 120 मुझे दे रखा है, जो 120% मुझे दे रखा है ना, उसकी वैल्यू मैंने मान ली कि ये 60,000 दे रखी है, और मेरे से पूछा कि 130% की वैल्यू क्या है। मैं इसका सिंपली मल्टीप्लाई कर लूंगा, एक जीरो से एक जीरो काटूंगा, 12 से काटूंगा 60 को 5 बार में, 5,000 गुणा 13 65,000, 5,000 गुणा 13 65,000। बताइए क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते? एसएससी का प्रीवियस ईयर पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। ये जो पैटर्न मैं आपको करवा रहा हूँ ये जीडी का पैटर्न है, जीडी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का नहीं है, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का नहीं है, ये एसएससी का है, ये है सीजीएल का क्वेश्चन दिया है मैंने आपके लिए, ठीक है। सीजी जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ये सीजीएल का था, ठीक है। सीजीएल हुआ चाहे सीएचएसएल हुआ, सेम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बस जीडी का जो सिलेबस फिक्स है, जीडी का जो सिलेबस फिक्स है कि इसमें एडवांस नहीं पूछा जाता है, एडवांस नहीं पूछा जाता है, एडवांस के बहुत ही कम वेटेज रहता है। बस सीजीएल के जो अच्छे क्वेश्चन हैं, सीजीएल सीएचएसएल, इनके जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो मैंने डाल रखे हैं इस मॉक में। तो बस आपको शानदार तरीके से ये मॉक लगाना है, मैंने इसमें लेवल हाई कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले रखे हैं जो आपके मॉक टेस्ट में आते हैं वो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी कराओ लेकिन एसएससी के प्रीवियस ईयर से बाहर मत करना, ठीक है। चाहे मेरे से करना या फिर किसी भी टीचर से करना, लेकिन एसएससी की प्रीवियस ईयर के बाहर कुछ भी मत करना आप, ठीक है। देखिए 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है, 33 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर जाएगा, बताइए, ठीक है। लॉजिकल चीज़ है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्या ये चीज़ लॉजिकल है? क्या अगर मैं 5 लीटर पेट्रोल डलाऊंगा तो मेरा ट्रक 100 किलोमीटर चलेगा, अगर मैं पेट्रोल थोड़ा और डला लूंगा तो ट्रक और ज़्यादा चलेगा, अगर मैं पेट्रोल कम डलाऊंगा तो ट्रक कम चलेगा। मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, किसका? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये देखने में टाइम स्पीड डिस्टेंस का लग रहा है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस का नहीं है, ये क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ये क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्या देखना। 36 लीटर में 492, 36 लीटर में जा रहा है 492 किलोमीटर, 492, 1 लीटर में कितना जाएगा? 1 लीटर में मैंने बोला सर 492 बटे में 36 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। मुझे 1 लीटर में 36 इतने जा रहा है, तो बताइए 33 लीटर में कितना जाएगा, बताइए। अब आपको ये बताना कि 33 लीटर में कितना जाएगा, देखना। 1 लीटर में इतना जा रहा है, तो मैंने क्या देखा कि 33 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यहाँ पर इधर भी 33 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या इधर भी 33 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि 33 में ट्रक कितना जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन रुक जाता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा ब्राम ले लेता हूँ, रुक जाता हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, एक चीज़ बड़े ध्यान से समझना, क्या एक चीज़ आपको समझना पड़ेगी, क्या कि ये जो इक्वेशन बनाई है नहीं, ये वन लाइनर है, ये वन लाइनर है, ठीक है। इसे बनाने में आपको दिमाग नहीं लेना, ठीक है। मुझे पता है कि 36 में 492 जा रहा है तो 33 में कितना जाएगा, 36 में 492 जा रहा है तो 33 में कितना जाएगा, बस एक स्टेप मैंने ये लिखा, ठीक है। मात्र 2 सेकंड लगेंगे मुझे, 2 सेकंड में मैं ये स्टेप लिख दूंगा, ठीक है। अब अगले 2 सेकंड में मैंने 2 सेकंड में ये स्टेप लिखी, आपको बताया इसलिए टाइम लगा। 2 सेकंड में मैंने ये स्टेप लिखी, अब अगले 2 सेकंड में मैं आंसर लेके आऊँगा। कैसे लेके आऊँगा, बड़े ध्यान से समझना। क्या मैंने देखा सर इधर 33 है, 33 में छुपा होता 11, 33 में छुपा होता 11। देखिए 4 और 4 8, बीच में 5 है, गलत, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 और 1 5, बीच में 5 है, ये ऑप्शन हो सकता है। 4 और 3 7, बीच में 5 है, ये नहीं हो सकता। 4 और 2 6, बीच में 5 है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। मैं क्या चेक कर रहा हूँ वो बड़े ध्यान से समझना। क्या इसमें 33 है, 33 का मतलब होता है 3 गुणा 11,
3 × 11, जो मेरा आंसर आएगा, क्या जो मेरा आंसर आएगा उसमें 11 छुपा होगा, 11 छुपा होगा। और 11 जिस ऑप्शन में छुपा है, मैंने चारों ऑप्शन चेक कर लीजिए। 11 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि आप ऑड और इवन को ऐड कीजिए, ऑड और इवन प्लेसेस को, मतलब एक के बाद एक संख्या छोड़ के आप ऐड कीजिए। 4 और 1 5, और 5 बीच में होना चाहिए, बस आ गया मेरा आंसर। ये 11 से डिविजिबल है तो 451 मेरा आंसर आ जाता है। केवल समझाने में कितना भी टाइम लगाओ, लेकिन ये 4 सेकंड का क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया कैसे। ठीक है, कितने टाइम का क्वेश्चन था ये? केवल 4 सेकंड का। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। देखिए, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का लॉजिकल क्वेश्चन है। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको ये पैटर्न आना चाहिए। क्या ये जो पैटर्न है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, क्या रोज रात 9 बजे, रोज रात 9 बजे एक क्लास लेता हूं मैं बेसिक से। क्या बेसिक से क्लास चलती है मेरी? किससे? बेसिक से मैं क्लास पढ़ाता हूं, बेसिक से, जिसमें मैं अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ ये चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, अरिथमेटिक के और भी चैप्टर चल रहे हैं। एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस बैच को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपको क्वेश्चन नहीं बना पाते हो, कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है मैथ्स में, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल फ्री रहता है, यूट्यूब पर डेली क्लासेस आती है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बताइए आप करके एक बार। ठीक है, आज कितनी डेट है? 21 नवंबर। 21 नवंबर है आज। आज से 3 दिन बाद, मतलब 24 नवंबर को एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो जिस दिन नोटिफिकेशन आए ना, उसके ज़्यादा से ज़्यादा केवल 1 या 2 दिन में फॉर्म भर देना, याद से। ठीक है, साइट स्लो हो जाएगी, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए जल्दी से फॉर्म भर देना। ठीक है, और उसकी प्रोसेस क्या होती है आप खुद भी लैपटॉप से भर सकते हो, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखना। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% से तय करता है, 60% तय करता है, तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। कितने? 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय क्या है? देखिए, अगर मैं स्पीड कम करूंगा तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। ये लॉजिकल चीज़ है, क्या समझना बड़े ध्यान से। मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, अगर मैं मेरी स्पीड को कम कर देता हूँ, तो ये लॉजिकल ही चीज़ है कि मेरा टाइम बढ़ जाएगा। ये लॉजिकल चीज़ है कि मैं धीरे चलूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और जो टाइम ज़्यादा लगेगा वो 36 मिनट दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना कि जो डिस्टेंस, जो स्पीड का फॉर्मूला रहता है, काय का स्पीड का फॉर्मूला जो रहता है मेरा, स्पीड का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, उसने 2 कंडीशन दी है, क्या कि 60% से तय कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड कम कर दी, टाइम ज़्यादा हो गया। तो एक चीज़ याद रखना, क्या कि डिस्टेंस में कोई फ़र्क पड़ा है क्या? ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, मैंने जब मेरी स्पीड तेज थी तब भी मैं यहाँ से यहाँ जा रहा था, जब मैंने स्पीड कम की तब भी मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। मतलब डिस्टेंस का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, केवल जो स्पीड है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। बस ये चीज़ आपको समझना है, क्या स्पीड और टाइम में इनवर्सली, मतलब कि व्युत्क्रमानुपात संबंध है। ठीक है, स्पीड और टाइम का मतलब, अगर मैं स्पीड में कोई छेड़खानी करता हूँ 60% का मतलब क्या होता है? 3/5 स्पीड। देखना, पहले मेरी स्पीड अगर 5 थी, वो कह रहा है अब 60% से, मतलब अब मैं 3 से चल रहा हूँ। ठीक है, 3 से चल रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले 5 स्पीड से चल रहा था, अब मैं चल रहा हूँ 3 स्पीड से। पहले 5 स्पीड से चल रहा था, अब मैं 3 स्पीड से चल रहा हूँ। ठीक है, अब टाइम में क्या चेंज देखने को मिलेगा? देखना, स्पीड 5 से 3 हुई तो जो टाइम है ना वो 3 से 5 हो जाएगा। टाइम 3 से 5 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? इस चीज़ का मतलब यही होता है कि जो स्पीड है और जो टाइम है उन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर ये 5 से 3 है तो ये 3 से 5 हो जाएगा। इसका मतलब देखना, 3 × 5 15, 3 × 5 15, ये संबंध होता है, इनमें याद रखना है। ठीक है, ठीक है, अब आपको इतना क्लियर हो गया।
अब आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखना, मैंने मान लिया पहले मैं 5 की स्पीड से चल रहा था, मुझे 3 टाइम लग रहा था, 3 मुझे 3 मिनट लगती थी, अब मुझे 5 मिनट लगने लगे। मैं कितना लेट पहुंच रहा हूँ अब? मैंने देखा सर 2 मिनट लेट पहुंच रहा हूँ, मैं 2 मिनट लेट पहुंच रहा हूँ। कितना? मेरे गंतव्य तक मैं 2 मिनट लेट पहुंच रहा हूँ, लेकिन इसने 2 मिनट की वैल्यू मुझे 36 मिनट दे रखी है। 36 मिनट नहीं, आप 2 मिनट नहीं, आप पहुंच रहे हो 36 मिनट लेट, 36 मिनट लेट पहुंच रहे हो, ठीक है। उसने पूछा मेरा सामान्य समय बताइए, सामान्य समय। मैंने देखा जो मेरा सामान्य समय है वो 3 मिनट है, 3 मिनट। मैं पहले 3 मिनट लेता तो इसने मेरे से 3 यूनिट, 3 की वैल्यू पूछी। देखिए 2 का मान 36 मतलब 18, 18 आती है 54, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी 54 मिनट मुझे लगते थे पहले उस रास्ते को तय करने में, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये सब समझाया, ये कुछ भी चीज़ नहीं थी, ये केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो चीज़ मैंने बताई थी वो थी ये, ठीक है। इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना याद से, ठीक है। जो चीज़ समझाने वाली थी, जो चीज़ लिखने वाली थी, ये स्टेप डायरेक्ट लिखना है आपको और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्या मेंसुरेशन का क्षेत्रमिति। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। 2D और 3D दो टाइप की रहती है, जिसमें 3D का ये क्वेश्चन है और कभी कभी बाई चांस एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे, आपको आता है कि नहीं, ठीक। उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है मुझे कि एक घन का किनारा क्या है। एक घन है, उसकी साइड पूछे मेरे से किनारा क्या है, ठीक है, जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों के आयतनों के योग बराबर है, ठीक है। याद रखना कि जो पहले वाले घन का आयतन है, आयतन क्या होता है किसी भी घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब, साइड का क्यूब, ठीक है, याद रखना, ठीक है। जो बड़े वाला घन है ना, उसका जो आयतन है, उसका वो आयतन किसके बराबर है, इस वाले, ये किनारा है, क्या ये किनारा है घन का, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, मैंने बोला 6 क्यूब, 6 की घात 3 प्लस। दूसरा घन कैसा है, दूसरा घन जिसकी साइड, जिसकी भुजा या फिर जिसका किनारा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा, 8 क्यूब, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा, 10 क्यूब, ठीक है। अब आप बताइए क्या आपको इतना समझ में आया? सर बिल्कुल आया। देखिए 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 8 512, 10 का क्यूब 10,000, 1,000 सॉरी, 6 और 2 8, 2 5 7 1728। एक क्यूब कितना आ गया, 1728। एक क्यूब कितना आ गया, 1728। अब बताइए ए कितना आएगा। जो 1728 है जो 1728 है वो 12 का क्यूब होता है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो 1728 है वो 12 का क्यूब है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको मिनिमम 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, 20 तक। जीडी के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आपको 20 तक मिनिमम क्यूब याद होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। जैसे ए क्यूब इक्वल में आ जाएगा 12 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। बताइए यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, तरीका अच्छा लगा, ठीक है। मैं अब बढ़ता हूं मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा इस क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का है, बाई चांस एक आध क्वेश्चन आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले रखा है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब त्रिकोणमिति का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। बाई चांस आता है तो, अदरवाइज बहुत ही कम चांस है इसके आने के, ठीक है। कॉस ए 9/41, ठीक है। ये मैंने बनाया एक समकोण त्रिभुज कॉस ए, ये मैंने माना ए है, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 9, कर्ण कितना है 41, कर्ण है 41, ठीक है। 9 है, ये 41 है तो ये 40 होगा। ये सर आपको कैसे पता कि 9 40 41 होता है? आपको पाइथागोरस के जो ट्रिपलेट होते हैं वो आपको याद होना चाहिए कि 9 40 41, एक भुजा 9 है, दूसरी 40 है तो तीसरी 41 होगा, ठीक है। ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। मेरे से पूछा कॉट ए कॉट ए होता है बेस बटे में परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे में लंब। इसका आधार है 9, लंब है 40, तो 9/40 मेरा आंसर हो जाएगा। 9/40, 9/40 मतलब ऑप्शन नंबर ए। बताइए कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल नहीं, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है।
बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी पर बेस्ड एक शानदार क्वेश्चन देखिए। किस पर? नंबर सिस्टम पर। ये नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी थ्योरम जो आप पढ़ते हो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं डिविजिबिलिटी एक बार स्टार्टिंग से पढ़ा दूं बेसिक से, तो आप कमेंट कर देना। डिविजिबिलिटी आपको नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको करा दूंगा सारे के सारे। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। करें? ठीक है, देखना x 6 7 y क्या x 6 7 y इसे करके बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहली चीज जो मुझे समझाना है, क्या अगर कोई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी तो उसके अंकों का योग 9 18 इस टाइप से होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, मैंने देखा इसके अंकों का एक 6 + 7 13 होगा। 13 के अंकों का योग 4 होता है। तो 4 + x + y, 4 + x + y, 4 + x + y 9 होना चाहिए, 9। ठीक है, तो जो x + y है ना, ये कितना होना चाहिए बताइए? अगर 4 + x + y 9 है तो x + y कितना होना चाहिए? 5। ठीक है, x + y के और भी मान पॉसिबल है। ठीक है, और भी मान पॉसिबल है, लेकिन उसने बोला है कि x + y का न्यूनतम मान बताइए। और मान कैसे पॉसिबल है? अगर आप 5 की जगह 14 भी रख दोगे तो भी ये वैल्यू सेटिस्फाइड होगी। तो भी अगर मैं x + y की जगह 14 ले लूंगा तो 14 और 4 18 होता है, 18 में 9 का भाग जाता है, 18 में 9 का भाग जाता है, तो इसकी वैल्यू 5 और 14 पॉसिबल है। लेकिन मैं 14 नहीं लूंगा क्योंकि उसने बोला है कि x + y की न्यूनतम वैल्यू लेना, मतलब मिनिमम वैल्यू। तो x + y की वैल्यू 5 हो जाती है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। आप बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, डिविजिबिलिटी पर बेस्ड एक शानदार क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इनका एलसीएम लेके बताना है। क्या? एचसीएफ, सॉरी, एचसीएफ क्या फाइंड करना है इसका? एचसीएफ महत्तम समापवर्तक बताइए। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब भी मैंने अगर आपको 3 संख्याएं दे दी और मैं पूछूं आपसे कि इनका एचसीएफ बताइए क्या है, मैंने आपसे पूछा कि इनकी एचसीएफ बताइए। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब एक ऐसी संख्या होता है, एचसीएफ का मतलब एक ऐसी संख्या होता है जो इसमें भी भाग दे दे, इसमें भी भाग दे दे और इसमें भी भाग दे दे। ठीक है, ऐसी संख्या बताइए जो तीनों में भाग दे दे, या फिर निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। मैंने एलसीएम एचसीएफ की 5 घंटे की क्लास ले रखी, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट एलसीएम एचसीएफ टाइप वाइज कंप्लीट कर रखा, सारे के सारे मेथड। ठीक है, देखिए अब समझना। मैंने देखा ये सम संख्या है, ये सम संख्या और ये भी सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या में भाग देने के लिए, सम संख्या में अगर मैं भाग दूंगा तो सम संख्या में भाग देने के लिए मुझे सम संख्या ही चाहिए। चूंकि ये विषम है तो ये भाग नहीं दे सकती, ये विषम है तो ये भाग नहीं दे सकती। ठीक है, तो आंसर 168 होगा, ये 54 होगा, 108 होगा, ये 54 होगा। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। मैंने एक चीज देखी, क्या इनमें ये क्या होता है? 18 3 54, इसमें 1 बार 2 है, ये क्या होता है? 12 नंबर 108, इसमें 4 छुपा हुआ है, 4 छुपा हुआ है इसमें। ठीक है, और इसमें 2 छुपा हुआ है। ठीक है, अब देखना है आपको कि 4 से या 2 से इनमें से कौन सी संख्या विभाजित कर पा रही है। देखिए, तो 4 से 4 छंग 24, ये विभाजित नहीं हो रहा, 4 एकम 4, तो 4 7 27 आ रहा है। ठीक है, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है। ये जो 26 है ना, इसमें केवल 2 का भाग जाता है। किसका भाग जाता है? 2 का, 4 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो संख्या है 1026, उसमें केवल और केवल 2 का भाग जाता है, 4 का भाग नहीं जा सकता। अगर 4 का भाग नहीं जा सकता तो जो आंसर होगा उसमें भी 4 नहीं होना चाहिए, केवल 2 होना चाहिए। 2 केवल 54 में, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। एक तरीका और बताऊंगा आपको करने का, उसे समझना। ठीक है, उसे समझना, वो तरीका समझना। जो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ वो देखना। 1026, 2268 और 2430। अब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 12 में से 6 गया 6 बचा, 3 में से 2 गया 162। एक सेकेंड,
ये 10 में से 8 गया 2 बचा, ये 12 में 6 गया 6 बचा, ये 3 में 2 गया 1, सही आया इनका डिफरेंस 2268 और 2430। 1 सेकेंड, गलत उल्टा कटा दिया। क्या आपको डिफरेंस लेना है? 10 में से 8 गया 2 बचा, कैसे ही कटाया, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 12 में 6 गया 6 बचा, ये कितना हुआ 3 में 2 गया 162 आया है। ठीक है, 162 आया है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बताइए, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 8 में से 6 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 2 में से जो गया 2, 2 में से गया, ये 1242। ठीक है, अब मुझे ऐसी संख्या बताना है जो इन दोनों को काट दे। ठीक है, इन दोनों को काट दे, ये याद रखना क्या, जो 162 है इसमें छुपा हुआ 54 गुणा 3, 54 गुणा 3, 54 गुणा 3, तो ये 108 से विभाजित नहीं होगी, ना 81 से, ना 27 से, तो केवल 54 गुणा 3 मेरा आंसर, मतलब 54 मेरा आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, ठीक है, जो आंसर होगा वो इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, इन दोनों का फैक्टर होना चाहिए, इन दोनों का फैक्टर। ठीक है, इसका फैक्टर 54 है तो इसलिए 54 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 डेफिनेटली इसको भी काट रहा होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, बता दीजिए, क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, ये जो 27 है ना, 27 ये भी 54 का फैक्टर है, 54, तो 27 आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 2 नहीं है, इन सभी में 2 है, इसमें 27 में 2 नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। 27 दूनी 54, इसलिए मैंने 54 ले रखा है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है डिस्काउंट पर बेस्ड, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्काउंट पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार हर पेपर में पूछा जाता है। एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, इसे आपको करके दिखाना है, बस इसे आपको करके बताना है। मैं तरीका बताऊंगा, फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, बस इसे आपको सीख लेना है। आपका 1 नंबर पक्का है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका सही होना पक्का है। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल होता है ये। ठीक है, अब समझना, अब देखना जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, क्या, जब भी आपको 2 डिस्काउंट दे दिए जाए, D1 और D2, और पूछा जाए इनका सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, तो हमेशा याद रखना कि आपको D1 और D2 को ऐड कर देना है और D1 इंटू D2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। D1 इंटू D2 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। क्या कंठस्थ आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। क्लियर? देखना, D1 प्लस D2, D1 प्लस D2 मतलब कि 15 प्लस 5 माइनस में 15 गुणा 5 बटे में 100, 15 5 20 माइनस 15 5 75, 75 बटे 100 मतलब 0.75। देखिए, अगर 20 में से 0.75 घटाऊंगा तो 19.25 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, बस आप इतना बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। सर बिल्कुल, क्वेश्चन आपको मजा आ जाना चाहिए, क्वेश्चन बहुत शानदार लिया था मैंने ये, और क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्या मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं? ठीक है, बढ़ता हूं मैं अब मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन का शानदार क्वेश्चन है ये, मिक्सचर एंड एलिगेशन का। मिक्सचर एंड एलिगेशन मैं एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर पाओगे। बताइए, देखिए, जो चीज मैं सिखा रहा हूं उस चीज को बड़े ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, मैंने देखा कि दूध और पानी था। क्या था? दूध और पानी था। मिश्रण का परिमाण 60 लीटर है। जो 60 लीटर मेरे पास दूध और पानी, इसमें 10% पानी है, इसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि पानी 25% हो जाए। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ। ये एक मेरे पास डिब्बा है, इसमें भरा है 60 लीटर मिक्सचर दूध और पानी, जिसमें 10% वाटर है, 10% वाटर है, 10% वाटर है। ठीक है, फिर से अब मैं इसमें कुछ मिलाऊंगा, इसमें कुछ मिलाऊंगा, और जो डिब्बा है, जो मेरे पास जो बेसल है, मतलब जो बर्तन है, उसमें क्या, इसमें कितना मिलाया जाएगा? पानी 25% हो जाए, 25% पानी हो जाए। ठीक है, मिला क्या रहा हूँ?
वो चीज़ में फोकस करना, क्या मिला रहा हूँ मैं इसमें, इसमें और कितना पानी मिला है, क्या मिला रहा हूँ मैं इसमें, पानी मिला रहा हूँ। तो बस एक चीज़ आप याद रखना, वाटर मिलाया जा रहा है, ठीक है। अब आप बताइए क्वेश्चन कैसे किया जाए। दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगा आपको। वाटर कितना हो जाए 25%, ठीक है। देखिए वाटर मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है इसमें, वाटर, ठीक है। तो मैंने एक चीज देखी, क्या, जहां जितना मिल्क यहां पर है उतना ही मिल्क यहां पर होगा सर, बिल्कुल बिल्कुल इतना क्लियर है। क्या, जितना दूध यहाँ है उतना ही दूध यहाँ होगा सर, ऐसा क्यों, मिल्क हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या कि आप मिला तो पानी रहे हो ना, तो मैंने देखा कि यहाँ जो वाटर है, अगर अगर 10% वाटर है तो 90% मिल्क रहा होगा, बिल्कुल सर 90% मिल्क रहा होगा। और यहाँ पर 75% मिल्क रहा होगा, 75% मिल्क रहा होगा। कैसे आया, 100 में से माइनस कर दो 10 को, 100 में से माइनस कर दो 25 को, ठीक है। पहले 90% मिल्क था, पहले जो मिल्क है मेरा, जो मिल्क है वो 90 से 75 हो गया। क्या 90 से 75 हो गया, 90 से 75 मेरा मिल्क हो गया। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। 90 से मिल्क हो गया 75, 5 से काटा 18 आया, 5 से काटा, 5 से नहीं, सेकंड से काट लेते हैं, 15 छक्के 90 और 15 5 75, ठीक है। ये मेरे पास रेशो आ गया मिल्क का 6:5 में, ठीक है। अब जो वाटर है वो किस रेशो में डाला होगा, वो इसके रिवर्स रेशो में डाला गया होगा, ठीक है। अगर मिल्क 6 से 5 हो जाता है, मिल्क कम हो गया, तो वाटर है वो 5 से 6 हो जाएगा, मिल्क वाटर 5 से 6 हो जाएगा। अगर वाटर पहले 5 था तो अब 6 हो जाएगा। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें और कितना पानी मिलाया जाए, इसमें और कितना पानी मिलाया जाए। मैंने देखा 5 से 6 मतलब 1 यूनिट पानी मिला दो, 1 यूनिट पानी मिलाना, 1 यूनिट पानी, ठीक है। 5 की वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था, स्टार्टिंग में मिक्सचर 60 लीटर है, स्टार्टिंग में मिक्सचर 60 लीटर है। तो अगर 5 की वैल्यू 60 है, 5 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 पंजे 60, मतलब 12 लीटर। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता। बताइए, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया सर, बिल्कुल क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा अच्छा था, शानदार तरीके से, ठीक है। मैं इसमें एक मेथड और ऐड करना चाहूंगा, उस चीज को समझना आप, क्या, उस चीज को समझना, जो मेथड मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ उस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जो मेथड मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस मेथड को बड़े, अब एक बार ध्यान से देखना। पहले वाटर रेशो मिल्क कितना था, वाटर रेशो मिल्क कितना था, मैंने देखा सर वाटर 10% है, 10% मतलब 1:9। ये कैसे निकलता है सर, 10 का मतलब होता है 1/10, ठीक है। 10 मिक्सचर है और एक वाटर है, एक वाटर है तो 9 मिल्क बचा होगा, ठीक है। फिर फिर क्या हुआ सर, फिर आपने वाटर ऐड किया, फिर उसने आपने वाटर ऐड किया, वाटर 25% वाटर, मतलब कि 1/4 वाटर, ठीक है। 4 मिक्सचर में से 1 यूनिट वाटर की है, 1 यूनिट वाटर की, 1 यूनिट वाटर की है, 1 यूनिट वाटर की है, तो 3 यूनिट जो बची, 3 यूनिट जो बची वो मिल्क की होगी, ठीक है। 3 यूनिट मिल्क की होगी सर, बिल्कुल इतना आपको समझ में आ रहा है। क्या, पहले 9 मिल्क, अब 3 मिल्क, एक वाटर और एक वाटर। मैंने एक चीज देखी, क्या सर, मैं इसमें मिला वाटर रहा हूँ, मैं इसमें मिला वाटर रहा हूँ, तो इसमें मिल्क कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ मिल्क 9 है और यहाँ मिल्क 3 है। मैं चाहता हूँ कि जो 1 3 नहीं रहे, मैं इसे 9 करना चाहता हूँ। ये मिल्क है वो 3 नहीं, मुझे 9 चाहिए, 9, तो 3 का गुणा कर दो, इसमें क्या करो 3 का गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3:9, 3:9, ठीक है, ठीक है। देखिए पहले मिल्क 9, अब भी मिल्क 9। अब जो वाटर है वो 1 से 3 हो रहा है, 1 से 3 मतलब कितना बढ़ रहा है, 2, ठीक है। कितना बढ़ रहा है, 2, 2। कितना बढ़ रहा है मिल्क, 2 यूनिट, 2 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है। पहले कितना था, पहले मिक्सचर कितना था, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 यूनिट दे रखा है, ठीक है। पहले 9 मिल्क था, एक वाटर था, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 मेरे पास मिक्सचर था, मतलब 10 की वैल्यू 60 दे रखी है मुझे। और मेरे से पूछा 2 यूनिट मिलाई गई है, क्या 2 यूनिट इसमें वाटर मिलाया गया है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक जीरो से एक जीरो काटा, 6 दूनी 12, मतलब 12 लीटर मेरा आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी। आप बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। दो तरीके बताएं आपको, दोनों तरीके बेस्ट है। रेशो वाला, जब आप रेशो दे रखा हो तो ये तरीका अपनाइए, और जब परसेंटेज दे रखी हो, जब आपको परसेंटेज दे रखी हो, तो जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था वो तरीका अपना है। दोनों तरीके बेस्ट हैं। एक बार क्वेश्चन को आपको देख लीजिए बड़े शानदार तरीके से, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं। क्लियर, आगे बढ़े।
मैं मानता हूं कि आपको जब भी कभी मिक्सचर एलिगेशन का याद क्वेश्चन आएगा तो आपको मेरी याद आएगी और आप क्वेश्चन को इस तरीके से कराओगे, ठीक है। रेशो दे रखा हो तो आप इस तरीके से, परसेंटेज दे रखी हो तो उससे पहले वाले तरीके से। दोनों तरीके बहुत शानदार है, इन दोनों तरीकों को आप और अगर अच्छे से सीखना चाहते हो तो मैं मिक्सचर एलिगेशन की क्लास बड़ी जल्द लाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना है आपको, जो नोटिफिकेशन आइकन रहता है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी क्लास डाले नई जो रोज रात 9 बजे आती है ना, उसको भी आपको देखना नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत शानदार टेक्निक में लेके आता हूँ। मतलब बेसिक से एडवांस लेवल पर मैं सब कुछ सिखाता हूँ। जैसे मैंने आज की क्लास में आपको बताया उसी टाइप्स में अपनी फाउंडेशन क्लास में भी एक एक चीज बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।